नमस्कार साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब आपके रीट का एग्जाम आने वाला है और रीट के एग्जाम में केवल अब 2 दिन आपके बचे हैं। दोस्तों इस समय आपको क्या करना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। टेलीग्राम पर जो पीडीएफ डाल रखी है उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों आज की क्लास क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है, आज की क्लास किस लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं टोटल 30 प्रश्न। और ये 30 प्रश्न जो होने वाले हैं ये बिल्कुल आपके जो साइकोलॉजी के एग्जाम में जैसे प्रश्न आने वाले हैं वैसे के वैसे आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। बिल्कुल आपके पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार पाठ्यक्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से इनको बनाया गया है। दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से 30 तक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद आंसर को देखना है वीडियो को पॉज करके। उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी स्कोर आता है उस स्कोर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपके 30 में से 30 आते हैं तो भी आपको कमेंट करना है, यदि आपके 30 में से 20 आते हैं तो भी आपको कमेंट करना है। और जिस भी स्टूडेंट के 30 में से 30 आएगा उसका क्या किया जाएगा, पिन आपके कमेंट में किया जाएगा। ठीक है, जो कमेंट होता है उसको क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चन को देखना है कि ये जो क्वेश्चन होने वाले बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होने वाले हैं। मतलब आप देख सकते हैं या आप समझ सकते हैं जो भी ये क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम से पहले की एक परीक्षा हो सकती है ये साइकोलॉजी की। ओके, तो ध्यान रखना है, अच्छे से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों यदि इस क्लास के आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ऑलरेडी हम और भी पीडीएफ डाल चुके हैं जो आपकी मैराथन हुई थी 50-50 क्वेश्चन की, शिक्षण वीडियो की, हिंदी शिक्षण वीडियो की। और दोस्तों अभी तक अगर आपने साइकोलॉजी की शिक्षण वीडियो वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो वो आपको जरूर देखना। ओके, अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है कि वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है वो बताना है आपको। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में आजकल नहीं वाले क्वेश्चन हमें से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है आपसे नहीं पूछा गया या फिर है पूछा गया है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि उनके 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ाई नहीं होता है और वो सही के संबंध में उस क्वेश्चन को सही करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो पहला क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। बी दे रखा है वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। सी दे रखा है सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती है। डी दे रखा है वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपकी वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी क्या है आपके बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, इसमें कुछ आपके कोई डाउट लग रहा है दोस्तों। सी दे रखा है सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों वृद्धि के कारण आपके कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये क्या है दोस्तों, कथन सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, जब एग्जाम पेपर आएगा तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा बाद में टेलीग्राम चैनल पर, आप एक वीडियो लेकर भी आएंगे किस प्रकार के हमारे जो द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन थे उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो रेमंड केटल के द्वारा क्या किए गए, प्रस्तावित किए गए थे, व्यक्तित्व के कारक प्रस्तावित किए गए थे। तो कितने कारक प्रस्तावित किए गए थे ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको दे रखा है 5, बी ऑप्शन दे रखा है 14, सी ऑप्शन दे रखा है 16 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 8। तो रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे, तो टोटल दोस्तों 16 कारक प्रस्तावित किए गए थे। कितने प्रस्तावित किए गए थे, टोटल आपके 16 कारक प्रस्तावित किए गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है। मतलब एक छोटे कद की लड़की है और वो क्या दिखना चाहती है, वो लंबा दिखना चाहती है, इसलिए वो अपने पैर में क्या पहनती है, ऊंची हील वाले जूते पहनती है या ऊंची एड़ी वाले जूते पहनती है। उसे निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है, मतलब उसने जो रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है वो कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है वो आपसे पूछा गया है। और ए ऑप्शन आपको दे रखा है दमन का किया है, बी दे रखा है क्षतिपूर्ति का किया है, सी दे रखा है प्रतिगमन का किया है और डी दे रखा है किशोधन का किया है। दोस्तों दमन का मतलब होता है कि अपनी इच्छाओं का क्या करना, दमन करना, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन क्षतिपूर्ति का मतलब बिल्कुल करेक्ट होता है कि आप जो नहीं कर पा रहे हैं उसको अलग तरीके से करना और उसकी क्या करना, क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, प्रतिगमन का मतलब होता है, प्रतिगमन का मतलब होता है कि आपने जो पहले आपने किया था, जैसे कि आप बालक थे, छोटे बच्चे थे, उस समय अपनी माँ की गोद में सो जाते थे, तो अपने पहले वाली स्थिति में लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी सतीपूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपको दे रखा है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो अधिगम का मतलब होता है दोस्तों लर्निंग। क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो रॉबर्ट बोने ने, जो रॉबर्ट गेने नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों रॉबर्ट गेने के द्वारा जो अधिगम के प्रकार बताए गए थे वो टोटल 8 प्रकार बताए गए थे। कितने बताए गए थे? यहाँ पर आपको ये मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ केवल क्या है, केवल 8 है। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के कितने प्रकार बताए गए थे? तो केवल आपके 8 प्रकार बताए गए थे। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। जो एनसीएफ 2005 है वो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, ये आपसे पूछा गया है। एनसीएफ से दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, एनसीएफ को अच्छे से पढ़कर जाना है। पहला ऑप्शन ए दे रखा है आपको समावेशी शिक्षा की, बी दे रखा है एकीकृत प्रणाली की, सी दे रखा है विशेष प्रणाली की, और डी दे रखा है नियमित प्रणाली की। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है? तो आपकी समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपके ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्राय देखी जाती है। मतलब पहचान और बनाम जो होती है संभ्रांति होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यहाँ बनाम का मतलब होता है वर्सेस, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब जब व्यक्ति क्या होता है पहचान अपनी बढ़ाना चाहता है तो उसमें क्या आती है, संभ्रांति भी आती है। तो ये जो अवस्था पाई जाती है ये प्राय कौन सी अवस्था में देखी जाती है? एरिक एरिक्सन के अनुसार ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है बाल्यावस्था में, बी आपको दे रखा है प्रौढ़ावस्था में, सी आपको दे रखा है किशोरावस्था में, और डी दे रखा है आपको शेषावस्था में। दोस्तों ये जो अवस्था मूलतः देखी जाती है ये आपके किशोरावस्था में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? किशोरावस्था में देखी जाती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, बालक जो होता है वो बालक आपके किशोर होता है और उसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीजन होता है। तो उसमें क्या लगता है उसको कि मेरी क्या हो, सभी जगह क्या हो, पहचानत। ऐसी अवस्था आपके किशोरावस्था में देखी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया जो किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, विकार होता है। ये एक प्रकार की इसे क्या बोल सकते हैं, बीमारी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है पढ़ने से संबंधित विकार, बी दे रखा है लिखने से संबंधित विकार, सी दे रखा है बोलने से संबंधित विकार, और डी आपके दे रखा है गणना संबंधित विकार। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? और डिसलेक्सिया का मतलब होता है दोस्तों पढ़ने संबंधी विकार। यदि कोई बालक ठीक से पढ़ नहीं पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया उसे कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो एडोलसेंस नाम की पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों नॉर्मली एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है चाहे तो एग्जाम में कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है। एडोलसेंस का जो मतलब होता है वो होता है किशोरावस्था होता है। तो अब ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए आपके दे रखा है हरलोक के द्वारा, बी दे रखा है स्टैनली हॉल के द्वारा, सी दे रखा है जिम पियाजे के द्वारा, और डी दे रखा है वुडवर्थ के द्वारा। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई थी आपके एडोलसेंस, ये आपके स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है दोस्तों आपको कि एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु कितनी है, 16 है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है और पूछा भी जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा आपके आईक्यू लेवल से जरूर पूछा जाता है और आपसे यही भी पूछा जाता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना होगा ये आप बताइए। ओके, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। मानसिक आयु हमेशा क्या रखनी है, हमें ऊपर रखनी है। ठीक है, तो मानसिक आयु हमेशा ऊपर रखनी है और आपको जो वास्तविक आयु है वो कहाँ रखनी है, आपको नीचे रखनी है। ठीक है, और 100 का क्या करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना है। ठीक है, ध्यान रखना है मानसिक आयु ऊपर रखनी है और आपको वास्तविक आयु जो है वो कहाँ पर रखनी है, वास्तविक आयु जो होती है वो आपको नीचे रखनी है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? उससे पहले 25 से इसे काटेंगे तो 25 4 बार बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। और 100 का गुणा 4 से परिमित कितने हो जाएंगे, 16 कम 16, 16 32, 16 43 और 16 चौक कितने हो जाएंगे, हमारे 64 हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपके सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको याद नहीं रहता है कि मानसिक आयु हमें ऊपर रखनी है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा मान सम्मान जो होता है क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, तो मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मान सम्मान हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मानसिक आयु क्या होती है, हमारी ऊपर होती है, और वास्तविक आयु क्या होती है, हमारी नीचे होती है। और हमें कितने का गुणा करना है, हमें 100 का गुणा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सोल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उसको सोल्व करना है। कभी भी बिना क्वेश्चन को अधूरा पढ़े कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आपके ए दे रखा है सामान्यतः बुद्धि का अभाव, बी दे रखा है शारीरिक दोष पिछड़ेपन का कारण होता है, सी दे रखा है आपके विशिष्ट पिछड़ापन का कारण होता है, और डी दे रखा है आपके स्वस्थ वातावरण। तो दोस्तों, सामान्यतः बुद्धि का अभाव होता है तो व्यक्ति का पिछड़ापन होता है, बिल्कुल होता है। शारीरिक दोष होता है तो भी पिछड़ापन होता है, बिल्कुल होता है। विशिष्ट पिछड़ापन होता है तो भी क्या दोष पिछड़ापन का कारण होता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन क्या स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। स्वस्थ वातावरण होगा तो पिछड़ा व्यक्ति पिछड़ेगा नहीं, बल्कि व्यक्ति क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, या बालक क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, वो पिछड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ वातावरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? मतलब जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित हो जाता है, तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है वैधता, बी दे रखा है वस्तुनिष्ठता, सी दे रखा है विश्वसनीयता, और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? विश्वसनीय परीक्षा कहा जाता है, या विश्वसनीयता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है क्रियाविधि, बी दे रखा है विवरणात्मक, सी दे रखा है नैदानिक, और डी दे रखा है रूपांतरकारी। दोस्तों, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बालक की समस्या का निदान करना। क्या करना? बालक की समस्या का निदान करना या नैदानिक करना ही क्या होता है? आपके क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक की समस्याओं का क्या करना? निदान। क्रियात्मक अनुसंधान का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉइड ने किशोर अवस्था की इस विशेषताओं को क्या कहा है? दोस्तों, जब बच्चा किशोर होता है तो वो क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? अच्छे से तैयार करता है। तैयार करने के बाद क्या करता है? अपने आप को कहाँ देखता है? दर्पण में अपने आप को, चेहरे को निरंतर देखता है तथा केवल क्या करता है? वो अपने से ही प्यार करता है। तो फ्रॉइड ने किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था होती है, इस अवस्था को क्या कहा है? दोस्तों, जब आप भी किशोर रहे होंगे या अभी भी आप किशोर है, तो आप भी इस प्रकार की हरकतें जरूर करते होंगे। तो फ्रॉइड ने इसकी अवस्था को क्या कहा है? पहला दे रखा है हीरो या नायक की अवस्था, बी दे रखा है समूह प्रवृत्ति की अवस्था, सी दे रखा है आत्ममोह की अवस्था, और डी दे रखा है लैंगिक प्रेरणा की अवस्था। तो इस अवस्था को कहा जो गया है वो कहा गया है आपके दोस्तों आत्ममोह की अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्ममोह मतलब क्या करना? अपने आप से प्रेम करने की अवस्था इसे कहा गया है। ओके, तो ध्यान रखना है आत्ममोह की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने के दौरान क्या करना? सीखने के दौरान आपके पुरस्कार देना या फिर दंड देना। मतलब कोई अच्छा कार्य करता है या नहीं सीख पाता है तो उसे दंड देना ताकि उसे सीखने के लिए प्रेरित करना, और यदि कोई अच्छा कार्य करता है या फिर कोई अच्छे से सीख रहा है उसे क्या करना? और भी आगे पुरस्कार करना, कहाँ क्या करके उसे पुरस्कार को देके। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अवधारणा प्रस्तावित की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी या कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, बी दे रखा है B.F. स्किनर के द्वारा, सी दे रखा है कोहलर व आपके फोफ्का के द्वारा, और डी दे रखा है अल्बर्ट बार्नोरा के द्वारा। तो इस प्रकार की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी ये आपके B.F. स्किनर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? B.F. स्किनर के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। मतलब वो कॉलेज से आती है और कॉलेज में आके क्या करती है? उसने जो कोट पहना रहता है वो कोट को कहाँ पर डाल देती है? फर्श पर डाल देती है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है, ये आपको बताना है। दोस्तों, मतलब एक लड़की रहती है, वो क्या करती है? पहले कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद उसका जो कोट पहना रहता है वो बिल्कुल क्या कर देती है? फेंक देती है, फर्श पर फेंक देती है। जिस प्रकार से आप छोटे थे स्कूल का बैग फेंक देते, उसी प्रकार का ये भी ऐसे ही काम करती है। लेकिन उसकी माँ ने उसको समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना है, और कहाँ पर टांगना है? आपको जो कोट है वो कहाँ पर टांगना है? उसको खूंटी पर टांगना है। तो ये जो उदाहरण हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किसका हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है श्रृंखलागत अधिगम का,
बी दे रखा है प्रत्यय अधिगम का, सी दे रखा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का और डी दे रखा है उपरोक्त सभी या उक्त सभी। दोस्तों ये जो उदाहरण ये आपका किसका है, ये श्रृंखलागत अधिगम का होता है। श्रृंखलागत अधिगम मतलब श्रृंखलागत के द्वारा श्रृंखला के द्वारा इसको क्या होता है, सीखना कहा जाता है। तो ये उदाहरण किसका, आपके श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसको एनईपी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, एनईपी आपके नया जुड़ा गया है, इसलिए इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितने कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उस कक्षा तक तो आपके क्या पढ़ानी चाहिए, उसकी मातृभाषा को पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा कौन सी कक्षा तक कहा गया है। दोस्तों ऐसा जो कहा गया है वो आपके 5वीं कक्षा तक कहा गया है। मतलब कक्षा 5 तक उस बच्चे को आपको मातृभाषा में पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये किसकी जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। ठीक है, मातृभाषा का मतलब जो वो बच्चा जो अपनी माता के द्वारा सीखता है या जो भी उसकी घर पर बोली जाती है वो उसकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। घर पर मतलब उसकी जो रीजनल क्षेत्र में वहाँ पर बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना है कक्षा 5 तक आपकी मातृभाषा न्यूनतम कर दी गई है। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर छपेगा और मुझे लग रहा है इसी प्रकार का ये सेम क्वेश्चन भी छप सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि पालनहार योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी जो आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपके आएगा, ये क्वेश्चन आपकी जो नई जो आपकी टॉपिक जोड़ा गया है समसामयिक बाल कल्याणकारी जो योजना जोड़ी गई है उससे एक क्वेश्चन आपके 100.1% पूछा जाएगा। और दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन जो वीडियो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनाथ बच्चों के पालन पोषण से, बी दे रखा है घुमंतु बच्चों के पालन पोषण से, सी दे रखा है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पालन पोषण से और डी दे रखा है उपरोक्त सभी या उपरोक्त तीन सभी। तो पालन योजना जो है उसका जो संबंध है वो आपके किससे है, उसका जो संबंध है वो आपके अनाथ बच्चों के पालन पोषण से थे। मतलब जिनके माता या पिता या तो माता या फिर सीता दोनों में से यदि एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन बच्चों का जो पालन पोषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पालनहार योजना के तहत किया जाता है। तो ये किसके लिए योजना चलाई जा रही है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके पालन पोषण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। मतलब जो आपके आरटीई 2009 है वो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह आपके कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। मतलब एक वीक में जो शिक्षक होता है उसको कितना काम करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 40 घंटे, बी दे रखा है 45 घंटे, सी दे रखा है 42 घंटे और डी दे रखा है 48 घंटे। तो उसको एक शिक्षक को जो काम करना चाहिए एक सप्ताह में वो टोटल 45 घंटे काम करना होता है। ठीक है, को तो 47 घंटे काम करना होता है एक शिक्षक को। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आरटीई 2009 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इवान पाव्लोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अभिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। मतलब आपके इवान पाव्लोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो अधिगम को किसके द्वारा समझाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है पुनर्बलन के द्वारा, बी दे रखा है साहचर्य के द्वारा, सी दे रखा है अनुकरण के द्वारा और डी दे रखा है आपके अंतर्दृष्टि के द्वारा। तो दोस्तों ये इवान पाव्लोव के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत ये समझाया जाता है कि साहचर्य के द्वारा समझाया जाता है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि गलत वाला ऑप्शन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है ये संतुलन प्रदान करता है, बी आपको दे रखा है ये समस्या का समाधान करता है, सी आपको दे रखा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और डी आपको दे रखा है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और आपकी चिंताओं से घिरा रहता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो एक बार ऑप्शन देते हैं। पहला दे रखा है ये संतुलन प्रदान करता है, तो दोस्तों बिल्कुल समायोजन जो होता है वो आपकी संतुलन प्रदान करता है। बी दे रखा है समस्या का समाधान करता है, तो बिल्कुल करता है। सी आपकी दे रखा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि दोस्तों ये तो निरंतर चलने वाली क्या होती है, आपकी प्रक्रिया होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी ही हो जाएगा। अगला दे रखा है कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों जो व्यक्ति समायोजित नहीं होता है वो व्यक्ति तनाव भी आता है, कुंठा से घिरा रहता है, वो व्यक्ति उसे हमेशा संघर्ष करने पड़ते हैं और उसको चिंताओं से घिरा रहता है। दोस्तों समायोजन क्या होता है, जीवन में समायोजन क्या होता है वो बिल्कुल आवश्यक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि किशोरावस्था को तनावपूर्ण तूफान की अवस्था किसने कहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा परिभाषा से जरूर पूछा जाता
ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है। तो एक बार आप रिवीजन करते समय परिभाषाओं को एक बार थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। याद नहीं करना है, एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था है, किसने कहा है। ये किशोर जब बालक होता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल तूफानी काम करने के लिए उत्साहित होता है। तो इसे क्या कहा गया है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है रोज के द्वारा, बी दे रखा है वैलेंटाइन के द्वारा, सी दे रखा है स्टैनली हॉल के द्वारा, और डी दे रखा है हंट के द्वारा। यहाँ पर एक दिरा नहीं है, यहाँ पर केवल हंट, ठीक है। तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपके स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, तो बड़ा देख के क्वेश्चन आपको डरना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे क्या होकर डर जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न को नहीं करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं, इजी होते हैं। तो जानबूझ के आपको फंसाया जाता है बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपके अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये देखा, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न सीमित तक रह जाते हैं, ठीक है। मनुष्य जो होते हैं वो केवल निम्न सीमित तक ही रह जाते हैं, ये आपसे कहा गया है। बी दे रखा है वंश क्रम संभावतः क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वंश क्रम के दौरान केवल एक निश्चित सीमा तक विकसित हो जाते हैं, ये ऐसा कहा गया है। सी दे रखा है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और डी दे रखा है बालक के अंदर निहित शक्ति को बिना समझे विचारे, यहाँ पर आपके लिए रखा है कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिना विचारे समझे उन्हें विकसित प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपकी करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ए दे रखा आपके कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक सीमा तक ही रह जाते हैं। तो दोस्तों मानव का विकास केवल परिपक्वता से नहीं होता है, इसके और भी फैक्टर होते हैं, उसके द्वारा ये होता है, ठीक है। ये बात आपकी सही कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा या अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है, कि आपसे पूछा गया है। मतलब सूझ या अंतर्दृष्टि का जो अधिगम का सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है संज्ञात्मक विचारधारा या संप्रदाय के द्वारा, बी दे रखा है व्यवहारवाद संप्रदाय के द्वारा, सी दे रखा है गेस्टाल्ट संप्रदाय के द्वारा, और डी दे रखा है प्रकार्यवाद के द्वारा। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ का संबंध है वो किस अधिगम के कौन सा मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो ये जो दिया गया है कि गेस्टवाद संप्रदाय के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के द्वारा ये सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, ये किसमें निहित होता है। मतलब अभिप्रेरणा का जो आपके अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, और मोटिवेशन के द्वारा कौन सा घटक शामिल किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी दे रखा है इसके द्वारा बालक शीघ्रता से सीखता है, सी दे रखा है ध्यान करना, और डी दे रखा है प्रसन्न रहना। तो दोस्तों अभिप्रेरणा जो सीखने की प्रभावशाली जो घटक होता है वो आपकी जो होता है वो होता है शीघ्रता से सीखना। मतलब इससे क्या करता है, बालक अपने शीघ्रता से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कि शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया था। मतलब शिक्षा में मानचित्रण का प्रयोग करना एक किस वैज्ञानिक के द्वारा सुझाया गया था, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है कार्ल जूंग के द्वारा, बी दे रखा है नोम चोमस्की के द्वारा, सी दे रखा है मार्टिन ई सेलिगमैन के द्वारा, और डी दे रखा है जोसेफ डी नोवक के द्वारा। तो शिक्षा में मानचित्रण का प्रयोग करना ये किसने कहा था, ये जो कहा था, ये जो सुझाव दिया गया था, ये जोसेफ डी नोवक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ ने नोवक के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा में मानचित्रण का प्रयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है ये एनईपी से संबंधित है, और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शिक्षा नीति 2020 में जो 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या रहा है। पहले क्या चलता था दोस्तों, पहले मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है आपके 10+2 प्लस आपके क्या चल रहा है, ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, तो ये चल रहा है। अब इसको चेंज करके क्या किया गया है, इसको चेंज करके जो कर दिया गया है वो आपके कर दिया गया है 5+3+4 कर दिया गया है। इसमें ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि क्या कर दिया गया है, टोटल 5+3+4 कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, आप इसे 5334 से भी ऐसे याद रख सकते हैं कि 5334 किया गया है, ठीक है, या फिर 5+3+3+4, ठीक है। तो ये आपके प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, ये उससे ज्यादा प्राथमिक, और ये बिल्कुल सीनियर लेवल पर ये होता है, आपके ग्रेजुएट लेवल पर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, या फिर दे रखा है नई शिक्षा नीति का पैटर्न दे रखा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है प्रेरणा बलन प्रबलन हास का सिद्धांत के प्रदाता कौन है। तो प्रेरणा प्रबलन हास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है।
ए दे रखा है हल के द्वारा, बी दे रखा है फ्रोयर के द्वारा, सी दे रखा है मैस्लो के द्वारा और डी दे रखा है कैप्सन के द्वारा। दोस्तों प्रेरणा प्रबलन का जो सिद्धांत दिया गया है ये आपके हल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके हल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा, मतलब उदाहरण दे रखा है कि योग द्वारा गुणा में सहायता करना, मतलब पत्ती प्लस करता है तो उसकी सहायता किससे होती है? गुणा में भी होती है। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम वो किस प्रकार का स्थानांतरण कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। मतलब जब बच्चा दोस्तों प्लस सीख जाता है तो उसको गुणा करने में भी क्या होती है? सहायता होती है। तो ये क्या हुआ? आपके अधिगम का क्या हुआ? एक प्रकार का स्थानांतरण हुआ। तो ये अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुबंधात्मक स्थानांतरण, बी दे रखा है अनुक्रमिक स्थानांतरण, सी दे रखा है द्विभाषाविक स्थानांतरण और डी दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपके डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है? कि आपके ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसार अधिगम सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। जो आपके स्टिमुलस आपके रिएक्शन होता है या अनुक्रम का सिद्धांत होता है उसमें आपसे पूछा गया है कि इस अधिगम के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है नहीं है, या जो आपके इस अधिगम से संबंधित नहीं है उनका नाम आपको बताना है। ए दे रखा है आपके थॉर्नडाइक, बी दे रखा है स्किनर, सी दे रखा है पाउलो और डी दे रखा है आपके ब्रूनर। तो दोस्तों ब्रूनर का जो संबंध है वो आपके एसार अधिगम के सिद्धांत से नहीं है। बाकी किस किसका सिद्धांत से इससे संबंध है? तो थॉर्नडाइक का भी है, स्किनर का भी और आपके पाउलो का भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका आज का लास्ट ये 30 क्वेश्चन है। वो है आपका क्वेश्चन दे रखा है कि गणितीय गणना से संबंधित अधिगम अशिक्षामता को क्या कहा जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाता है, मतलब बालक आपकी गणना ठीक से नहीं करना पाता है, इस प्रकार के विचार को क्या कहा जाता है? ए दे रखा है डिसकैलकुलिया, बी दे रखा है डिसफेटिया, सी दे रखा है डिसलेक्सिया और डी दे रखा है डिसथाइमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपके क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि कोई बालक ठीक से पढ़ नहीं पाता है तो नॉर्मली पढ़ नहीं क्या पता, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो कैलकुलेशन का मतलब ही दोस्तों होता है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर दे भी रखा है आपके डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो गणितीय गणना अगर नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या रहता है? अगर बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों हमने ये 30 क्वेश्चन डिस्कस किए ये बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह 30 डिस्कशन किए हैं, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन होने वाले बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐसे ही होने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं तो ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, मैंने ये भी आपको बता दिया है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, हमेशा क्या करना है, जो भी उपरोक्त सभी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 8, यदि आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 8 जो क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है, लेकिन 2 का आंसर ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप समझदारी कि आपको किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर क्या लगा देना है? उपरोक्त सभी लगा देना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी आज की आपकी आखिरी क्लास थी ये से संबंधित। इसकी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम पर दे दी है। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। अगर आपको और भी लगता है कि हमें इसे शेयर करना चाहिए अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या उठा सके, लाभ उठा सके। तो दोस्तों आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।